भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में हम क्या देख रहे हैं, भाग 3 को अभी समझ रहे हैं ना। भारत के संविधान में हम समझ रहे हैं भाग 3 को, और भाग 3 जो है हमारा ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आता है। संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के टोटल जितने अनुच्छेद हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, संविधान का भाग 3 कहलाता है। और इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है, इस कारण हम इसको मौलिक अधिकार वाला भाग भी बोलते हैं, या तो फिर भारतीय संविधान का मेगना कार्टा भी बोलते हैं, या फिर हम इसको भारतीय संविधान का अधिकार पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अधिकार पत्र किसे बोलते हैं या मेगना कार्टा किसे बोलते हैं, दे देगा ऑप्शन, दे देगा भाग 1, 2, 3, 4। तो आपको पता होना चाहिए जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, और यही हमारा मेगना कार्टा कहलाता है। मेगना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, इसमें हम आर्टिकल 12 को देख लिए, आर्टिकल 13 को देख लिए। 12 में परिभाषा है और 13 में ये बोला गया है कि मौलिक अधिकारों में हम कमी नहीं कर सकते, अल्पीकरण उसका नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 30 तक टोटल हमने सभी आर्टिकलों को देख लिया। और भाग जो हमारा 3 है, इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इस प्रकार से हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक के टोटल पढ़ा। अभी हम भाग जो हमारा 3 है, इसमें हमको जो 6 मौलिक अधिकार मिले हैं वो 5 तो हमने पढ़ लिया, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षण, संस्कृति, ये 5 मौलिक अधिकार को हमने पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे 6वां नंबर का हमारा मौलिक अधिकार, जो कि हमारा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जैसे मैं पहले बताया था, अगर हम कहीं गिर जाते हैं, हमें चोट लगता है, तो डॉक्टर हमारी रक्षा करता है, हमारा उपचार करता है। वैसे जब हमारे मौलिक अधिकार को चोट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करता है, हमारा उपचार करता है। और इसका वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल 32, 33, 34 और 35 में। तो आज हम समझेंगे हमारे 6वां नंबर के मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं। तो ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार। तो ये जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आता है आर्टिकल 32, 33, 34 और 35 तक। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। आर्टिकल जो हमारा 32 है, ये 6 प्रकार के संवैधानिक उपचारों का वर्णन करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किए जाते हैं, 6 प्रकार के आदेश या 6 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। उन्हीं 6 प्रकार के रिटों का वर्णन जो है ये आर्टिकल 32 करता है ना। हम लोग बहुत डिटेल से अभी इसको समझेंगे। जैसे ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है। इस प्रकार के 6 प्रकार के जो रिट हैं ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आ जाएगा, इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो अभी हल्का हल्का हम इसको समझ लेते हैं 32, 33, 34, 35 को। फिर 32 को हम जो है वो 6 प्रकार को और अलग से समझेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 प्रकार के आदेश, 6 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का बचाव करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि जो हमारी विधायिका है, विधायिका 2 प्रकार की होती है। केंद्र की विधायिका जिसको संसद बोलते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब आप जानते हैं। विधायिका जो कानून बनाता है, विधि बनाता है बैठ करके, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। कार्यपालिका जो उसको लागू करता है, जैसे वहाँ बना दिया कानून हेलमेट पहनना है, तो हेलमेट पहनाने के लिए वो गृह मंत्री नहीं आएगा, पुलिस वाले लोग होंगे। तो लागू कराने वाले जो लोग होते हैं जैसे पुलिस विभाग, बिजली विभाग, जेल विभाग, ये सब कार्यपालिका है। और न्यायपालिका वो क्या करती है, हमारे जो कानून है उसका रक्षा करती है ना, या कहीं विवाद की स्थिति में वो वहाँ पर सुनवाई करती है। हम लोग न्यायपालिका क्या समझते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गया तो उसी का सुनवाई करेगा क्या, नहीं। न्यायपालिका का मेन काम क्या है, जो हमारा संविधान, जो हमारा कानून है उसकी रक्षा करने का काम है। हाँ भाई, यहाँ पर क्या है, नियम बन गया है, अब वो नियम गलत बन गया है। मान लीजिए वो बोलता है कि भाई एक्सीडेंट तो क्या होता है, बाइक में भी होता है, कार में भी होता है। ऐसा बाइक बस में एक्सीडेंट नहीं होता, कार में भी एक्सीडेंट होता है, तो आप कार में भी हेलमेट पहन के बैठिए। अगर ये कानून बन गया तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर हस्तक्षेप करेगा। ये क्या बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो भाई। कार में क्या होता है, एयर बैग होता है जो उसको
गहरी चोट लगने से बचाता है, वहाँ पर हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। बाइक में एयरबैग नहीं होता है, जैसे एक्सीडेंट होता है ना, चारों तरफ से गुब्बारा जैसे एयरबैग फूल जाता है, जिससे जब ठोकर लगता है ना व्यक्ति को, तो उसका सर जो है डायरेक्ट किसी उस सरफेस पर नहीं लगता, वो एयरबैग के ऊपर टकराता है, जिसके कारण वो सुरक्षित बच जाता है। और जो जितना भी नुकसान हुआ है उसके कार का बीमा हुआ रहेगा, वो सारा पैसा उसको वापस हो जाता है, तो व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता। ये सारी चीजें तो गलत कानून बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी वहां पर बैठा है, जो वहां पर उसको देखता है। साइलेंट वगैरह कर दिया करो, मोबाइल पूरा साइलेंट कर दो, एरोप्लेन मोड में डाल। तो ये है हमारा आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि भाई जो हमारी विधायिका है, विधायिका मतलब दो प्रकार की विधायिका होती है, एक राज्य का जिसको विधानसभा बोलते हैं, एक केंद्र का जिसको संसद बोलते हैं। तो यहाँ विधायिका का मतलब विधानसभा नहीं, संसद। संसद को केवल और केवल संसद को ये अधिकार मिला है कि वो जो है हमारे जो सशस्त्र सेना है, जो अर्धसैनिक बल है, जो पुलिस है और जो खुफिया एजेंसी है, उसके अधिकारों को क्या कर सकती है, वो सीमित कर सकती है, ताकि उसमें डिसिप्लिन बना रहे और सही तरीके से काम कर सके। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से, ये फ्री होते हैं, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, तो ये अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। तो संसद कानून बना करके उनको कंट्रोल कर सकती है, ये आर्टिकल 33 में कहा गया है। अब भाई केवल बल फोर्स को संसद कानून बना के कंट्रोल कर सकती है क्या? नहीं, वो हम नागरिकों को भी कर सकती है। मतलब आर्टिकल 34 है यहाँ पर, ये हमारे लिए है, ये बल के लिए है, फोर्स के लिए, और ये आर्टिकल 34 हमारे लिए है। हमारे भी संवैधानिक जो अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार है, उसमें संसद क्या कर सकती है, कमी कर सकती है। कैसे कमी करेगी? मार्शल लॉ ला करके, है ना, मार्शल लॉ। जो मार्शल लॉ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सैन्य शासन। सैन्य शासन। सेना का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सेना का सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो सैन्य शासन का मतलब आप क्या समझेंगे? राष्ट्रपति शासन, मतलब मार्शल लॉ। अगर वहां पर मार्शल लॉ आ जाता है, फिर आप कहीं भी घूम नहीं सकते, किसी को कुछ जो है बोल नहीं सकते, अपना वक्तव्य नहीं दे सकते, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक आप बोल रहे हैं व्यापार करेंगे, आप व्यापार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या कर सकता है? संसद कानून बना करके वहां पर मार्शल लॉ, दोनों कानून देखो संसद बनाएगा, विधानसभा को अधिकार नहीं है, संसद बनाएगा। हम सोचते हैं राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लाता होगा, लेकिन संसद की सहमति से, है ना। यहाँ पर मार्शल लॉ लाएगा, कौन लाएगा? संसद। स्पष्ट कहा है आर्टिकल 34 में कि संसद के द्वारा मार्शल लॉ लाया जाएगा, और जब मार्शल लॉ लगेगा, सैन्य शासन लगेगा, तो सभी के जो मौलिक अधिकार हैं वो सीमित हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब व्यक्ति पहले जैसा स्वतंत्र नहीं रहेगा, पहले जैसा समान नहीं रहेगा। समानता का अधिकार है ऐसे नहीं बोल सकते, वहाँ पर आप घर के अंदर ही रहेंगे, आप बाहर स्वतंत्र नहीं घूम सकते। जो पुलिस अधिकारी है वो स्वतंत्र घूमेगा, आप नहीं घूमेंगे, वहाँ पर समानता, वो घूम रहा है मैं भी घूमूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते। वहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। दो अधिकारों को छोड़ करके ये दोष सिद्ध के संबंध में गिरफ्तारी हो सकता है आपका, है ना। हमें अधिकार मिला है किसमें? आर्टिकल 22 में, गिरफ्तारी के संबंध में, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। मार्शल लॉ लग गया है तो कर सकते हैं, लेकिन सजा नहीं दे सकते। दोष सिद्ध के संबंध में स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, आर्टिकल हमारा 20 और 21 किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जा सकता। और सबसे कमजोर कौन होता है? हमारा आर्टिकल 19। ठीक है, तो ये है मार्शल लॉ के संबंध में जो है संसद कानून बना सकता है। कहीं मार्शल लॉ ला सकता है, तो अचानक से कहीं भी नहीं ला देगा मार्शल लॉ। अगर किसी विशेष क्षेत्र में बाहरी लोगों ने आक्रमण कर दिया है, या वहाँ पर अशांति की स्थिति हो गई, या फिर वहाँ पर दंगा हो गया है, या वहाँ की जो सरकार है वो वहाँ शासन करने में असमर्थ हो रही है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लागू नहीं करा पा रही है वहाँ की सरकार, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर मार्शल लॉ लगाया जाता है। और वहाँ का जो हमारा संसद है, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति डायरेक्ट अपने कंट्रोल में वहाँ के शासन को अपने कंट्रोल में लेता है। फिर वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के जो नेता है, वो सारे घर बैठ जाते हैं और डायरेक्ट सेना के माध्यम से वहाँ पर शासन किया जाता है। ये हमारा आर्टिकल 34। 32 में क्या देखा हमने? हमें 5 प्रकार के संवैधानिक उपचार का वर्णन इसमें मिला है ना। 5 प्रकार के संवैधानिक उपचारों का वर्णन आर्टिकल 32 में है। 33 में हमने क्या देखा? जो बल है, जैसे हमारा अर्धसैनिक बल है, सशस्त्र सेना है, और पुलिस है, और खुफिया एजेंसी है, इनके अधिकारों को संसद कानून बना के सीमित कर सकती है। यहाँ पर संसद कहा गया है, संसद, है ना, विधानसभा नहीं।
क्योंकि विधायिका में 2 लोग आते हैं, एक केंद्र में संसद और राज्य में विधानसभा। तो राज्य का मैटर होगा तो विधानसभा कानून बनाएगा। भाई यहाँ सशस्त्र सेना की बात कर रहे हैं हम लोग, है अर्धसैनिक बल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है ना, तो यहाँ पर संसद कानून बनाएगी। और आर्टिकल आता है हमारा 35। ये आर्टिकल 35 क्या बोलता है कि भाई मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी कानून अगर है ना, थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन करना है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मौलिक अधिकार में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो वो संसद करेगा। संसद को ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार में थोड़ा सा क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है ना, थोड़ा कुछ अपना इफेक्ट उसमें ला सकता है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेगा। ये आर्टिकल 35 है। तो आर्टिकल 32, 35, 34, 35 हमने देख लिया, ये सारा चीज ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आर्टिकल 32 में 6 प्रकार के मौलिक है ना, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 में 6 प्रकार के हमें उपचारों का है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला है। 5 प्रकार के, जैसे कहीं 6 लिखा रहता है, कहीं 5 लिखा रहता है, मैं 6 को बता देता हूँ, ठीक है। तो 6 प्रकार के मौलिक उपचारों का क्या है, इसमें वर्णन है, संवैधानिक उपचारों का इसमें वर्णन है। तो वो कौन कौन से हैं 6 प्रकार के संवैधानिक उपचार, तो हम एक एक करके इसको देखेंगे, है ना। चलो यही बगल, पहला है हमारा क्या, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है परमादेश, दूसरा परमादेश। तीसरा है हमारा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। चौथा क्या है हमारा उत्प्रेषण, और 5वां है हमारा प्रतिषेध। कहीं कहीं देखो हम 6वां भी देखते हैं, और 6वां है हमारा क्या है, वर्णन नहीं होता है कहीं पर, 5 भी होता है। समादेश बोलते हैं कि समादेश, अंग्रेजी में इंजेक्शन, हिंदी में समादेश, ठीक है। तो वो जो है परमादेश जैसे ही है, सेम है दोनों, ना नाम बस अलग है थोड़ा सा, समादेश। चलिए है ना, हम लोग 5 को समझते हैं। तो ये 5 प्रकार के संवैधानिक उपचारों का वर्णन आर्टिकल 32 में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, इसके अलावा 6वां एक और कहीं कहीं वर्णन होता है समादेश, समादेश, ठीक है। अब देखिए कई बार एग्जाम में क्या पूछता है पता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉरी, बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित है, तो वहां पर दे देगा, है ना, क्वा वारंटो दे देगा, मेंडेमस दे देगा, और यहाँ पर हेबियस कार्पस दे देगा, ऐसा कुछ नाम दे देगा। आपको उसमें पहचानना है बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला कौन सा है, ये वाला दे देता है कभी कभार, क्योंकि जो रिट जारी होता है वो अंग्रेजी में होता है ना, हिंदी में थोड़ी होता है, अंग्रेजी में। लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम यहाँ पर ऐसा समझ रहे हैं हिंदी में, तो यहाँ पर इसका नाम कुछ और है एक्चुअल में, इसको हम क्या बोलते हैं वास्तविक, इसको हेबियस कार्पस, हेबियस कार्पस, ठीक है। एक लैटिन नाम है, अंग्रेजी नहीं है ये लैटिन नाम है ना, हेबियस कार्पस। और इसके अलावा देखो परमादेश को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मैंडेमस, बाकी सब अंग्रेजी है। इसका ये 5 का क्या होगा, अंग्रेजी नाम है, इसका अंग्रेजी नाम नहीं है, इसका लैटिन नाम है, याद रखना, मैंडेमस, है ना। परमादेश को अंग्रेजी में बोलेंगे। अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्वा वारंटो, क्वा वारंटो, क्वा वारंटो। और उत्प्रेषण को हम क्या बोलेंगे, सर्टेररी, सर्टेररी या सर्सियोर आदि भी बोलते हैं और सर्टेररी भी बोलते हैं, दोनों आप कुछ भी समझ सकते हो। यहाँ पर मैं सीधा सीधा इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, अंग्रेजी में। ये हो गया अंग्रेजी। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन, है ना, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और समादेश का मतलब क्या होता है, समादेश का मतलब इंजेक्शन। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कार्पस, परमादेश मतलब मैंडेमस, अधिकार परीक्षा मतलब क्वा वारंटो, उत्प्रेषण मतलब सर्टेररी, प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, और समादेश मतलब इंजेक्शन,
ठीक है, ये 6 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब किस किस कंडीशन में करता है हम देखते हैं। तो सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करें। ये रिट कब जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? ये आदेश, रिट मतलब आदेश, सुप्रीम कोर्ट जो है कब जारी करता है? तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट कब जारी करता है? जब कोई पुलिस वाला जबरदस्ती किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रख लिया है, उसको छोड़ नहीं रहा है, 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट के पास कौन जाएगा? बंदी तो नहीं जा सकता, तो बंद है अंदर में। तो वो बंदी व्यक्ति के तरफ से कोई भी उसका रिलेटिव या कोई भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो बताएगा कि भाई यहाँ पर, या हाई कोर्ट भी जा सकता है, वो बताएगा कि भाई यहाँ पर क्या है, इस पुलिस थाने में इस अधिकारी ने क्या किया है, इस हमारे परिचित के व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया है, 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, वो न तो न्यायालय में ले जा रहा है उसको और न ही उसको छोड़ रहा है। तो कोर्ट क्या करेगा? एक तो रिट जारी करेगा, एक आदेश बनाएगा और उसमें पूछेगा कि भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर आप प्रस्तुत करें, उसको तुरंत तत्काल हमारे सामने, उस व्यक्ति को जिसको आपने क्या किया है, अरेस्ट किया है, फैक्स कर देगा, उसके ऑफिस में फैक्स हो जाएगा वो, और वो तुरंत तत्काल फिर उसको लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए, मान लो जाए किसी व्यक्ति को पुलिस ने सुबह 9 बजे अरेस्ट किया और दूसरे दिन जो है वो 10 बजे न्यायालय खुला तो 10 बजे उसको लेके वहां पहुंच गया। अब आप बोलोगे कि भाई ये 24 घंटे से ज्यादा हो गया, 25 घंटा हो गया, तो ऐसा नहीं गिना, है ना, ये गलत है। भाई अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है पुलिस वाला, है ना, मान लो जाए कोई व्यक्ति को उसके घर से जाके अरेस्ट किया तो वहां से 24 घंटा काउंट नहीं होता है। वो पुलिस वाला क्या किया, उसको थाने में ले गया और थाने में ले जाने के बाद वो उसको कस्टडी में डाला। कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं डाल सकते। कस्टडी 2 प्रकार का होता है, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियरी कस्टडी, मतलब पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत में कितनों भी समय तक रख सकते हो, क्योंकि वहां जज बोल दिया है ना 10 साल तक रखो, 2 महीने रखो, वो रहेगा वहां पर। लेकिन पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में 24 घंटे से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को नहीं रख सकते। 24 घंटे के अंदर क्या है, न्यायालय में जज के सामने उसको प्रस्तुत होना ही पड़ता है। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति ने क्या किया, कोई गलत काम कर दिया या नहीं भी किया, तो पुलिस ने शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो जहां उसके घर से गिरफ्तार किया वहां से 24 घंटा काउंट नहीं होगा, वो थाने में जाएगा और वो कस्टडी के अंदर, है ना, जेल के अंदर वो जो छोटा सा जो सेल बना रहता है, उस सेल के अंदर जब हम उसको भेजेंगे वहां से काउंट होता है। वहां थाने में कैमरा लगा होता है और वो कैमरा के सामने जैसे वो व्यक्ति आ गया, वहां से 24 घंटा काउंट होना चालू हो जाता है। अब मान लो जाए वो व्यक्ति को 24 घंटे से पहले ही वहां से निकाल लिया और जज के पास थाने में हम उसको ले जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया और हमको आधा घंटा 1 घंटा जो भी लेट हो गया, तो रास्ते में आने जाने का जो टाइम पीरियड है उसको नहीं गिना जाता। 24 घंटे कहने का मतलब उस पुलिस कस्टडी में, उस पुलिस सेल में क्या है, 24 घंटा, है ना, वो कैमरे के सामने है। बस वो उस घर से ला रहा है पुलिस कस्टडी तक, या कस्टडी से वो उसको जो है न्यायालय तक ले जा रहा है, वो वाला समय उसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, 24 घंटे से ज्यादा समय तक किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो हमारा जो कोर्ट है हैबियस कॉर्पस रिट जारी करता है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करता है। और इसमें क्या लिखा रहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश में, कि सशरीर प्रस्तुत करें, है ना, जिस व्यक्ति को जो है आपने गिरफ्तार किया है, याद रखना, सशरीर प्रस्तुत करें, किससे संबंधित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से। अगला देखिए परमादेश। परमादेश मतलब परम आदेश, उसके ऊपर कुछ नहीं है, सबसे बड़ा आदेश। तो जैसे कि किसी विभाग में कोई व्यक्ति बोलता है इस विभाग का हेड मैं हूँ, मेरा ही चलेगा, मेरे ऊपर कौन है, स्वेच्छाचारी आदमी जो है सरकारी नौकरी में आने के बाद क्या हो जाता है, स्वेच्छाचारी हो जाता है, उस पर किसी का जो है कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि दबाव नहीं रहता ना ज्यादा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग FIR लिखाने गए, वो FIR लिखता नहीं, अरे छोड़ो ऐसे ही है, नहीं लिखता है FIR, आना का नहीं करता, क्योंकि FIR लिख दिया तो फिर उसका क्या करना पड़ेगा, सुनवाई करना पड़ेगा, उस केस को सुलझाना पड़ेगा। FIR लिखा गया तो ये देखते हैं ना वहां पर कितना FIR लिखा है और कितना केस सुलझा है, और FIR लिख दिया तो केस को सुलझाना पड़ेगा वहां पर। FIR लिखने में आना का नहीं, चलो ना मैं जा रहा हूँ, आदमी भेज रहा हूँ, वो निपटा देगा बात को, FIR नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी विभाग में यदि अपने काम को करने से क्या करता है, आनाकानी करता है, तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट या उस उच्चतम न्यायालय जो कि है ना, उच्च न्यायालय, वहां पर परमादेश देगा,
सबसे बड़ा आदेश, उसके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसके आदेश का उल्लंघन करोगे तुम्हारे ऊपर ही कार्यवाही हो जाएगा, मेंडेमस बोलते हैं। इसमें क्या लिखा रहता है, हम आदेश देते हैं, है ना। मेन वर्ड पूरा जो लेटर होता है उसमें सबसे मेन वर्ड जो बोल्ड हाईलाइट रहता है वो क्या रहता है, हम आदेश देते हैं कि आप जो है अपना काम सही तरीके से कीजिए। इसके बाद देखिए तीसरा प्रकार का जो रीट या आदेश जो न्यायालय है वो जारी करता है वो कौन सा है, अधिकार परीक्षा। कई लोग फर्जी भर्ती हो जाते हैं, गलत तरीके से किसी पद पर काम करते रहते हैं, है ना। कोई भी नौकरी है वहाँ गलत तरीके से काम कर रहे हैं वो लोग, वहाँ से सैलरी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि उसका फर्जी भर्ती है। तो यहाँ पर क्या है, अधिकार परीक्षा, किस आदेश से आप यहाँ पर काम कर रहे हो, किस अधिकार से आप इस पद पर काम कर रहे हो। ये रीट एक को जो है ये आदेश ये जारी करता है, फैक्स बनाएगा उसके ऑफिस में पहुँचा देगा, है ना। तुरंत यहाँ इंटर करेगा उसके ऑफिस में फैक्स हो गया कि भाई आप इस पद पर हैं, है ना, जूनियर इंजीनियर के पद पर हैं CSEB के विभाग में, या तो फिर आप जो है ये हवलदार के पद पर हैं, तो किस अधिकार से हैं। आपका एग्जाम कब दिलाए थे, रिटर्न एग्जाम, आप फिजिकल टेस्ट कब दिलाए थे, आपका ट्रेनिंग कहाँ हुआ था, पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई थी, आपका जो है सैलरी पहली बार कहाँ निकला था, कितनी बार आप सैलरी ले लिए, वो पूरा खंगाल के निकाल लेगा। आपका पूरा इतिहास जो है वो पूरा काला चिट्ठा जो भी है वो न्यायालय वहां से खंगाल के निकाल लेगा। और जितना कि आप तनख्वाह लियो ना अभी तक, वो तनख्वाह तो वसूल लेगा, साथ में आपको जेल भी भेज देगा। तो ये जो है हमारा क्या है, अधिकार परीक्षा, किस आदेश से, किस अधिकार से आप वहां पर काम कर रहे हो, क्वा वारंटो रीट जारी करता है हमारा जो न्यायालय है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा उत्प्रेषण। अब ये देखिए, अभी तक ये देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यपालिका को भेजता था, किसी विभाग को भेजता था ना, हेबियस कॉर्पस किसको भेजता था, पुलिस विभाग को। 24 घंटे से ज्यादा समय तक क्या है वो अरेस्ट कर लिया, छोड़ नहीं रहा है। परमादेश, कोई सरकारी अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, मान लो जाए डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, अपने प्राइवेट क्लिनिक में काम करता है, सरकारी हॉस्पिटल में काम नहीं करता है, तो ये सारे परमादेश सही तरीके से वो काम नहीं कर रहा है। या मान लो जाए अपना जो वो है ना हॉस्पिटल, उसमें वो जो झाड़ू लगाने वाली है उसको बोल दिया इसको इंजेक्शन वगैरह दे दिए कर, गोली वगैरह खिला दिया कर, जबकि वो उसका काम नहीं है और वो अपना काम कर रहा है कहाँ पर, अपने प्राइवेट क्लिनिक में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके ऊपर आदेश जारी होगा कि भाई आप अपना काम सही से करो। परमादेश, परम आदेश सबसे ऊपर है ना। ये अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप अपने पद पर बने हुए हो ना, सबूत दिखाओ। ये तीनों क्या है, कार्यालयीन रीट है, कार्यालयीन रीट। अब यहाँ पर देखो उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों न्यायालयीन रीट है। न्यायालय, एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को, मतलब बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को, जिसको हम बोल सकते हैं उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को भेजता है ये वाला रीट। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भेजेगा, हाई कोर्ट जिला कोर्ट को भेजेगा। तो ये दो प्रकार का जो रीट है ये क्या है, न्यायालयीन रीट है। अब देखिए ये सवाल पूछ सकता है इनमें से भिन्न कौन सा है, आपको दे देगा हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो और सर्टेटी, ये दे देगा। तो आप सोचोगे अरे यार सब तो सेम है, सभी तो संवैधानिक उपचार वाला है, लेकिन ये अलग है सर्टेटी, ये प्रोहिबिशन अलग है, क्योंकि ये दोनों न्यायालयीन रीट है ना, जुडिशियरी रीट है ये। और बाकी के ये जो है ये क्या है, कार्यालयीन रीट है, एक्जीक्यूटिव रीट है ये, कार्यालयीन रीट। तो यहाँ पर ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये किसी व्यक्ति को या किसी कार्यालय को नहीं भेजा जाता, ये उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को, मतलब अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को भेजता है। तो यहाँ पर देखो उत्प्रेषण का मतलब क्या है, जो लोक नियोजन से संबंधित कोई केस है, कोई ऐसा बड़ा केस है ना जिसकी सुनवाई जिला कोर्ट कर रहा है, तो हाई कोर्ट को लगेगा नहीं यार इसकी सुनवाई को मेरे को करनी है। या तो फिर कोई ऐसा केस है जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है नहीं यार ये कुछ विशेष कंडीशन है। अगर ऊपरी न्यायालय अगर चाहता है कि भाई इसका सुनवाई मेरे को करना चाहिए, तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को, छोटे न्यायालय को आदेश दे सकता है कि भाई पूर्णतः सूचित करें क्या केस है, उस केस को मेरे पास लाएं। उत्प्रेषण का मतलब क्या है, ऊपर उठाना। कोई केस अगर नीचे अदालत में चल रहा है, निचला अदालत में, तो ऊपरी अदालत में क्या करना, उसको ऊपर उठाना, उत्प्रेषण कहलाता है। और इसमें क्या लिखा रहता है, पूर्णतः सूचित करें। उत्प्रेषण का जो रीट होता है उसमें बोल्ड अक्षर में क्या लिखा रहता है, पूर्णतः सूचित करें। आपके यहाँ क्या केस चल रहा है उससे मंगवाता है, उस केस को आप सुनवाई मत करो मैं करूँगा। तो ये
अधीनस्थ न्यायालय को ऊपरी न्यायालय के जो लोग होते हैं वो निचले न्यायालय को ये भेजते हैं और निचले न्यायालय के जो केस हैं उसको अपने पास मंगाते हैं। लोकहित से संबंधित ऐसा कोई केस है जो थोड़ा बड़ा केस है और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि भाई नहीं, इसकी सुनवाई तो मेरे को करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, है ना, अयोध्या में मान लो जाए चल रहा है क्या, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का केस चल रहा है। अब ये क्या है, थोड़ा बड़ा केस है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, फिर नहीं वो मैं करूंगा सुनवाई, मेरे पास भेजो उस केस को। तो ये उत्प्रेषण है ना, ये रीट जारी करता है कौन, बड़ा न्यायालय अपने छोटे न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है, हाई कोर्ट जिला कोर्ट को कर सकता है, जिला कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कोई होता नहीं है। ठीक है, ये है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या है, अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर कोई काम कोई न्यायालय कर रहा है तो उसको रोकेगा। प्रतिषेध को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोहिबिशन। मान लो जाए कोई न्यायालय है, वो ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसके ऊपर वाला जो न्यायालय है, ऊपरी न्यायालय, वो क्या करेगा, उसके ऊपर रोक लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं कोई गलत काम कर दिया है ना, कोई भी गलत काम, मान लो जाए मैं जो है सड़क के किनारे गड्ढा खोद दिया, सड़क मतलब जो संपत्ति है हमारी, है ना, सार्वजनिक संपत्ति, उसको मैं नुकसान पहुंचा दिया, या तो फिर किसी के चक्के का हवा निकाल दिया, या तो फिर मैं किसी का पेट्रोल चुरा दिया। अब मान लो जाए क्या है, मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर दिया है ना, जिला कोर्ट में मेरा केस चला। अब जिला कोर्ट, अरे यार ये इससे बहुत परेशान है, ये छोटा छोटा गलती किया है लेकिन बहुत सारा गलती किया है। तो पिक्चर आया था कौन सा, तो वैसे ही एक जने व्यक्ति था, बहुत सारा छोटा छोटा गलती किया था, छोटा छोटा बहुत सारा, कोई बड़ा गलती नहीं किया था लेकिन छोटा छोटा बहुत सारा किया था। तो इस वक्त किसी का क्या है, मुर्गी चुरा के खा गया, है ना, किसी का हवा निकाल दिया, इस प्रकार से किसी का लोहा चुरा लिया, एक आध दिन का लोहा निकाल के चुरा लिया, ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा केस। तो ये सारे केस को बहुत सारे छोटे छोटे 500-600 केस मेरे ऊपर लग गए। अब क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा, सब केस को मिला करके एक ही तो सजा बनता है, इसको फांसी देगा। अब फांसी का सजा सुना दिया। तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई अगर कोर्ट काम करता है तो ऊपरी न्यायालय उसको रोक सकता है। हम मना करते हैं, इसमें क्या लिखा रहता है, प्रतिषेध में हम मना करते हैं, ऐसा लिखा रहता है बोल्ड लेटर में, है ना। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर प्रस्तुत करो, परमादेश में क्या लिखा है, हम आदेश देते हैं, अधिकार परीक्षा में किस अधिकार से, है ना। उत्प्रेषण में क्या होता है, पूर्णतः सूचित करें, और प्रतिषेध में क्या लिखा होता है, इसके रिट में बोल्ड अक्षर में जो पूरा लेटर रहता है ना, उसका बोल्ड अक्षर में ऐसा कॉमा करके लिखा रहता है, इन्वर्टेड कॉमा में, तो इसमें क्या लिखा रहता है, हम मना करते हैं, है ना। उत्प्रेषण, इसका अंग्रेजी में क्या होता है, प्रतिषेध। क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे मान लो जाए अपने अधिकार क्षेत्र से कोई न्यायालय अगर काम कर रहा है, मान लो जाए क्या है, राजनांदगांव में कोई केस हो गया, और मध्य प्रदेश में कौन सा है, वहाँ का हाई कोर्ट का है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में। तो जबलपुर का जो हाई कोर्ट है वो क्या कर रहा है, वहाँ राजनांदगांव का जो केस है उसकी सुनवाई कर रहा है। तो भाई हमारा बिलासपुर हाई कोर्ट क्या काम करेगा फिर, कहीं किसी भी केस की सुनवाई कोई भी कोर्ट अगर करने लगेगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। सब एरिया होता है अपना, है ना भाई, इस एरिया में केस हुआ है तो तुम्हारा केस वहीं चलेगा, दूसरे जगह तुम नहीं जाओगे, वहाँ वो सुनवाई नहीं कर सकता। तो अगर वो वहाँ पर सुनवाई कर रहा है तो उसको रोका जा सकता है कि भाई ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो जब भी कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है तो ऊपरी न्यायालय जो है ना, ऊपरी न्यायालय वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को, मतलब अपने से छोटे न्यायालय को क्या करेगा, रोक लगाएगा, हम मना करते हैं, है ना, प्रोहिबिशन करेगा उसको, प्रतिषेध करेगा उसको। क्लियर है। तो ये इस प्रकार के, ये है समादेश। समादेश को अंग्रेजी में इंजेक्शन बोलते हैं। इसका भी मतलब होता है क्या, हम आदेश देते हैं। जब कोई व्यक्ति सही तरीके से अपना काम नहीं करता तो उसके काम को सही तरीके से करने के लिए समादेश, है ना, हम आदेश देते हैं, ये रिट जारी किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये 5 हैं। ये 5 जो है आप याद रखिए नाम, अंग्रेजी या लैटिन जो भी नाम है उस नाम को भी याद रखिए, उसमें मेन वर्ड क्या होता है इसको भी याद रखिए, और वो रिट या आदेश कब जारी किया जाता है इसको भी याद रखिए, और कौन जारी करता है तो एक ही चीज़ है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करेगा। कौन जारी करेगा तो न्यायपालिका जारी करेगी, क्योंकि ये सभी जो आदेश हैं ये जुडिशियरी रिट है, न्यायिक आदेश है। किसको जारी करेगा तो है ऊपरी न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को, या फिर कार्यपालिका को, कार्यालयीन रिट। तो यहाँ पर देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये तीनों क्या है, कार्यालयीन रिट है, कार्यपालिका के किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है। और यहाँ पर उत्प्रेषण और प्रतिषेध क्या है, न्यायालयीन रिट है, जुडिशियरी रिट।
ये ऊपरी न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। तो इसमें से सवाल बहुत बनता है, ठीक है। तो ये जो हमारे आर्टिकल 32, 33, 34, 35 है, ये तो हमें समझ में आना चाहिए। और साथ में आर्टिकल 32 के अंदर जो ये 5-6 प्रकार के रिट या आदेश हैं, ये भी बिल्कुल कंफर्म एकदम क्लियर होने चाहिए। इसका नोट वगैरह बना लेना।